का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 12th के चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था लघु बीजाणु जनन यानी नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और गुर बीजाणु जनन मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। अब हम सब अध्ययन करेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं निषेचन के बारे में, उससे पहले हम सब जाने परागण क्या है, क्योंकि परागण जानना बहुत आवश्यक है। पौधों में जो निषेचन क्रिया परागण क्रिया द्वारा होती है। परागण वह माध्यम है जिससे निषेचन क्रिया होती है। तो परागण किसे कहते हैं? पराग कोश से पराग कण का निकलना और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जैसे कि हम सब एक पुष्प में देखते थे परागण क्या कहते हैं कि परागण की परिभाषा होगी पराग कोश से। जैसे देखा जा रहा पुंकेसर के दो भाग होते थे, ये भाग आपका पराग कोश कहलाता था और पराग कोश के ही अंदर लघु बीजाणु या पराग कण जो है आपका पराग कण, जिसको हम नर युग्मक बोलते हैं, इस पराग कोश के अंदर ही निर्माण होता है। तो क्या कहते हैं परागण किसे कहेंगे? पराग कोश से जो पूर्ण से परिपक्व होगा तो यहाँ से पराग कण निकलेंगे। तो पराग कण का पराग कोश से निकलकर पराग कोश से पराग कण का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को हम सब परागण कहते हैं। ये आपका पराग कोश है, यहीं से पराग कण क्या होता है निकलता है और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इसी क्रिया को हम सब परागण कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग ये आपका वर्तिकाग्र होता है, ये बीच नली जैसी संरचना आपकी वर्तिका होती है और ये नीचे से फूला हुआ भाग आपका अंडाशय होता है। तो परागण क्या है? पराग कोश से पराग कण का निकलना और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, तो हम परागण देख सकते हैं, इसकी परिभाषा होगी पराग कोश से पराग कण का निकलकर पराग कोश से पराग कण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। तो परागण हमारा क्या है? पराग कोश से पराग कण का निकलना और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम सब परागण कहते हैं। अब परागण आपका 2 प्रकार से होता है। तो परागण के प्रकार होते हैं, परागण के प्रकार। तो आपका परागण जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण।
सोशल पॉलिनेशन यह है क्रॉस पॉलिनेशन। तो परागण हम जान गए। परागण क्रिया पुष्पों में दो प्रकार से होती है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण क्या है? जब एक ही पुष्प होगा, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक पौधा है, उस पौधे में बहुत से पुष्प लगे हुए हैं। जब किसी एक ही पौधे के पुष्प का परागकण, यहाँ पर कह सकते हैं एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उसको स्वपरागण कह सकते हैं। या कह सकते हैं एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी भी पुष्प के पराग को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्वपरागण। चाहे वह एक ही पौधा हो, उसके एक ही पुष्प लिया जाए, उसी पुष्प के परागकण उसी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसको स्वपरागण कहें। चाहे उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर कोई परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसको कहते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण क्या होता है? तो स्वपरागण जब किसी, या हम कह सकते हैं जब किसी पौधे के उसी पुष्प के परागकण या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वपरागण। अब स्वपरागण की हम परिभाषा लिखेंगे, हम तो देखेंगे स्वपरागण। जैसा कि बताया गया कि मान लीजिए एक पौधा है कोई, और उस पौधे में अनेक पुष्प लगे हुए हैं, लीजिए अनेक पुष्प लगे हुए हों। स्वपरागण में क्या होता है? मान लीजिए यही पुष्प है, ये द्विलिंगी पुष्प है, और इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। या कह सकते हैं स्वपरागण कि इसी पौधे के कोई भी पुष्प का परागकण इसी पौधे के किसी पुष्प का परागकण किसी अन्य पुष्प पर पहुंचता है, जब वही परागकण किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तभी भी इसी क्रिया को हम स्वपरागण कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, या उसी पौधे के अन्य किसी पुष्प पर परागकण का पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। एक ही पौधे के चाहे उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या जिस पौधे पर वह पुष्प लगा है उसी पौधे के अन्य पुष्प पर जब परागकण पहुंचता है तो उसी क्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। अब स्वपरागण के बाद आता है परपरागण, हमारा दूसरा जो था परपरागण। परपरागण में क्या होता है?
जब किसी दूसरे पौधे के पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे का पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसी को हम कहते हैं परपरागण। और एक ही जाति के पौधों में परपरागण क्रिया हो सकती है। जैसे मान लीजिए लगा हुआ है, यहाँ पर भी पुष्पी पौधे हैं, सरसों का खेती लगी हुई है, और यहाँ पर भी स्वपरागण में क्या होता था कि तो वही पुष्प होगा तो उसी पौधे का उस पुष्प पर हो जो परागण क्रिया होती थी स्वपरागण। पर परागण में क्या होता है, एक ही जात के पौधों में परागण क्रिया होती है। मान लीजिए इस पुष्प का वर्तिकाग्र है स्त्री केसर का, इस पुष्प का नर भाग है परागकण जब पहुंचता है किसी दूसरे पौधे का परागकण उसी जाति के, तो इससे पहुंचने की क्रिया को हम सब कहते हैं पर परागण। अब पर परागण आपका 3 प्रकार से होता है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है और जंतु द्वारा होता है। पर परागण क्रिया 3 माध्यमों से होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा। तो हम सबसे पहले पर परागण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखेंगे और फिर इनके बारे में जानकारी करेंगे। हमारा है पर परागण। पर परागण क्या होगा, एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। मान लीजिए एक ही जात के पौधे लगे हुए हो और एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। अब पर परागण 3 माध्यमों से होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं द्वारा। जब परागण क्रिया यानी वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से हो, जैसे मक्का की फसल में अधिकतर वायु द्वारा ही परागण क्रिया होती है, और जब जलों के माध्यम से परागण क्रिया पर परागण क्रिया हो तो उसको जल द्वारा, और जंतुओं के माध्यम से जैसे चमगादड़, मधुमक्खी, कई प्रकार के जीवों द्वारा जब परागण क्रिया होता है तो उसको जंतु परागण कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जंतु परागण या किस जंतु द्वारा पर परागण क्रिया कराई जाती है, या क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह कराया जाता है मधुमक्खी द्वारा। वह कराया जाता है मधुमक्खी द्वारा, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब पर परागण क्या है, स्वपरागण से लाभ क्या है, हानि क्या है, इसको हम सब पुस्तक से आप लोग अध्ययन कर लेंगे। अब हम सब देखेंगे कि निषेचन क्या होता है। अब हम सब देखेंगे निषेचन। हमें निषेचन के अंतर्गत पढ़ना है दोहरा निषेचन क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए निषेचन क्या होता है। निषेचन क्रिया में होते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में क्या होती है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। जैसे कि नर से बनता है नर युग्मक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा लघु बीजाणु जनन है, तो उनमें लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण हुआ था, तो आपका होगा नर युग्मक। मादा से बना था मादा युग्मक,
मादा से बना था मादा युग्मक, जिसको हम सब कहते थे गुर बीजाणु जनन या गुर बीजाणु। और मादा युग्मक का क्या नाम था? अंड कोशिका। अब ये पौधों में पुष्पों की बात हो रही है, तो क्या होंगे? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो यहाँ बनता है, इस क्रिया को कहते हैं युग्मनज। युग्मनज क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज से क्या होता है? भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से नया संतान या नए फल और बीज का जो भी निर्माण होगा, यह होता है निषेचन क्रिया। अब निषेचन में हमें इसमें पढ़ना है दोहरा निषेचन क्या होता है, तो हम सब दोहरा निषेचन के बारे में देखेंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन इनमें क्या होता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं, देखेंगे मादा युग्मक और बीजांड की संरचना। एक बीजांड की संरचना है, जिसमें बताया गया था कि ये जो आपका होता है बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती थी। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती थी, जिनका नाम था, दोनों किनारे की कोशिकाएं जो आपकी होती थी सहायक कोशिका, और बीच वाली जो आपकी कोशिका होती थी इसका नाम था अंड कोशिका, जो कि मादा युग्मक है। और 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर होती थी, यानी इस भाग को हम बोलते हैं, ये जो आपका नीचे के ऊपर और जो 3 कोशिकाएं पाए जा रहे हैं, इस भाग को हम बोलते थे बीजांड द्वार। ऐसे ऊपर की ओर जो खाली हुआ भाग, इसको हम बोलते थे निभाग, और निभाग की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती थी, जिनका नाम था प्रतिमुख कोशिका, और बीच में 2 कोशिकाएं, एक कोशिका और 2 केंद्रकीय होती थी, इसको हम सब बोलते थे द्वितीयक केंद्रक कोशिका। क्या होता है? जब पूर्ण रूप से परागकण परिपक्व हो जाता है, तब परागकण परागकोश से निकलकर परागण क्रिया के लिए क्या पता था, परागकण के अंदर 2 प्रकार के केंद्रक वाले कोशिकाएं पाई जाती है। एक पाया जाता है वर्धिक केंद्रक, एक पाया जाता है जनन केंद्रक वाली। जनन केंद्रक वाली कोशिकाएं जैसे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगी परागण क्रिया द्वारा, ये कोशिकाएं, तैसे पराग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तैसे जो वर्तिका के बीच से भाग से एक यह नली का निर्माण कर लेती है, जिसको हम बोलते थे परागकण नली।
और यह केंद्रक जैसे नली के अंदर प्रवेश करता है, जैसे ये आपका क्योंकि नर युग्मक है, परागीकरण नर युग्मक है आपका, और यह जैसे पराग नली के अंदर प्रवेश करता है जनक केंद्र वाला, यह नर युग्मक दो युग्मक बना लेता है, यानी दो नर युग्मक बना लेता है, और यह आता है ये दोनों नर युग्मक आते हैं। तो एक तो नर युग्मक मिलता है अंडकोशिका से, एक नर युग्मक मिलेगा अंडकोशिका से, जिसको हम कहते हैं युग्मनज। युग्मनज किसे कहते थे? जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मिले, तो नर युग्मक यहाँ पर दो नर युग्मक आ रहे हैं, तो एक मादा युग्मक से मिला, तो इस क्रिया को हम कहते हैं युग्मनज। और एक जो युग्मक है यह मिलता है द्वितीयक केंद्रक वाली कोशिका से, जिसको हम कहते हैं गुणित केंद्रक, और दूसरे नर युग्मक को द्वितीय केंद्रक के मिलने की क्रिया को हम कहते हैं त्रिमेकन। और जो एक युग्मक नर युग्मक मादा युग्मक यानी अंडकोशिका से निषेचन करता है, इसी को हम कहते हैं सत्य निषेचन, इसी को कहते हैं। निषेचन में क्यों होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक, तो आपके जो क्योंकि एक नर युग्मक इससे मिल रहा है और एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से, तो इसी क्रिया को दोहरा निषेचन भी कर सकते हैं, क्योंकि दो नर युग्मक यहाँ पर निषेचन क्रिया दो जगह हो रही है, एक द्वितीय केंद्रक से और एक अंडकोशिका से। जब द्वितीय केंद्रक से एक नर युग्मक मिलता है तब त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है, जो आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और जो अंडकोशिका से जब निषेचन क्रिया करते थे तो यह भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण कोश आगे चलकर यह पोषण के रूप में प्रयोग होने लगता है, यानी खाने योग्य हो जाता है और यह भ्रूण बनाने लगता है। ये था आपका दोहरा निषेचन, यानी दो नर युग्मक जब एक साथ आकर मिलते हैं, एक मिलता है अंडकोशिका से, एक मिलता है इससे द्वितीय केंद्रक वाली कोशिका से। अब इसमें क्या है, बस यही अब तक आपका था दोहरा निषेचन। अब इसमें बच्चा था कि वाह्य दलपुंज का क्या काम था। तो क्या होता है, जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो वाह्य दलपुंज क्या होते हैं, पुष्प के साथ लगे रहते हैं, कुछ वाह्य दलपुंज क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है किस फल के साथ वाह्य दलपुंज लगा होता है, तो वह बैगन के साथ, और भी हैं बैगन के साथ। और फिर वाह्य दलपुंज जो होते थे या निषेचन क्रिया होने के पश्चात गिर जाते हैं। और जो आपका बीजांड होता था, बीजांड बदल जाता है बीज में, और अंडाशय जो आपका बदल जाता है फल में, और इससे फिर नया फल बना और नया बीज। फल का उपयोग करने पर बीज का हम उपयोग करते हैं और फिर उससे नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये आपका था दोहरा निषेचन। अब इसके बाद एक बचता है आपका अनिषेक जनन, उसको हम देखेंगे। हम लोगों ने देखा दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन में देखा कि दो नर युग्मक होते हैं, एक मिलता है द्वितीय केंद्रक के साथ, एक मिलता है अंडकोशिका के साथ। अब फल का निर्माण कैसे होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, तो इसको हम सब पुस्तक से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इतना जान लें, जो अंडाशय होता है आपका बदल जाता है फल में, और बीजांड जो होता है आपका बदल जाता है बीज में। वाह्य दलपुंज निषेचन क्रिया के बाद समाप्त हो जाते हैं, और जो आपकी प्रथमुख कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं होती है, निषेचन के बाद ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन या अनिषेक जनन। इसमें क्या होता है, इसमें बिना निषेचन के ही
ये ऐसे कुछ पुष्पी पौधे हैं जिनमें बिना निषेचन के ही फल उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या होता है, बिना निषेचन के ही ये, इसमें निषेचन नहीं होगा। और जो अंडाशय है, अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल के रूप में। आपका जो अंडाशय होता है या फल के रूप में बदल जाता है, इनमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। जैसे कि केला है, सब पुष्प पाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। इनमें नर युग्मक मादा युग्मक नहीं मिलते हैं। इसके जो फल का वो फूल का निर्माण होगा और कुछ समय बाद अंडाशय क्या होते हैं, फल के रूप में बदलने लगते हैं। जैसे है केला में है, इसका खाली उदाहरण पूछा जाता है। अंगूर में है, अनानास, इन सब में होता है। और इनका खाली उदाहरण पूछा जाता है। तो अंशेक जनन में क्या होता है, बिना निषेचन के ही अंडाशय फल के रूप में बदल जाते हैं। और जो ये फल होते हैं बीज रहित होते हैं। और भी उदाहरण है। बस आपका चैप्टर 2 समाप्त हुआ। अब जो कुछ छूट गया होगा आप लोग अपनी पुस्तक से अध्ययन कर लेंगे।